अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, हमने उसका सिंपल ओवरव्यू देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड की जाती है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आज हम उस एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर शामिल होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो तीन एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही होती है। कभी कभार उसमें दो होते हैं और कभी कभार एक होता है। ये फर्म की इक्विटी जो रेशो होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब फर्म अपनी इक्विटी, हमने पहले देखा था, दो तरीके से कर सकती है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर वो एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करेगी, अपना पैसा लगाएगी बाहर के ज़रिए से, तो वो उसका कॉस्ट ऑफ डेट कहलाएगी। कि मतलब बाहर से कर्जा लेगी तो ऑब्वियसली कर्जा कोई भी फ्री नहीं देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है, तो वो जो भी कर्ज देगा वो आपसे उसके बारे में रिटर्न का मुतालबा करेगा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ डेट कहलाएगी। जबकि उस दूसरे बंदे के लिए जिसने आपको प्रोवाइड किया, उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम होगी, उसके लिए वो क्या होगा? इनकम कंसीडर होगी। तो आज हम इन तीनों एलिमेंट्स को देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। Although the liabilities of a company are varied, our focus is only on non-seasonal debt that bear an explicit interest cost. वो कह रहा है कि लाइबिलिटीज़ हमें पता है चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमने हर लाइबिलिटी को डेट नहीं समझ लेना। सिर्फ वही लाइबिलिटी को डेट समझा जाएगा जो कि इंटरेस्ट का, जिसके ऊपर फैक्टर इन्वॉल्व होगा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। जिस तरह आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, वहाँ पे कई दफ़ा लिखा होता है 4% लोन, 5% नोट्स या 5% लॉन्ग टर्म डेट, वो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट होती है। वी इग्नोर अकाउंट्स पेबल, आल दो कि हम इन्हें इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अगरचे हमें ये डेट प्रोवाइड करते हैं किसी अकाउंट्स के, किसी गुड्स की सूरत में या उधार की सूरत में, लेकिन इस पे हमें वो, हमसे वो मुतालबा नहीं कर रहे होते कि आप हमें इस पे इंटरेस्ट भी दें। We ignore accounts payable, accrued expenses, and other obligation not having an explicit interest cost. For the most part, our concern is with long-term debt. However, continuous short-term debt such as an account receivable, backed loan also qualifies. A bank loan to finance seasonal inventories requirement would not qualify, क्योंकि उस पर हम सिर्फ लोन लेते हैं, उसके ऊपर इवज उसको बैंक को पे नहीं हम करते, तो वो भी हम इसमें कॉस्ट ऑफ डेट में नहीं शामिल करेंगे। द अजम्पशन इज दैट फर्म इज फॉलोइंग अ हेजिंग अप्रोच। अब हेजिंग अप्रोच क्या होती है? हेजिंग अप्रोच के बारे में कहता है द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग का वो तरीकाकार होता है वेयर ईच एसेट्स, जहाँ पे हर एसेट जो होता है वुड बी ऑफसेट, जो ऑफसेट हो जाएगा खुद ही विद आ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी। मतलब एक तरफ हमारा एसेट है और एक तरफ हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल कर पैसा दूसरी तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफसेट हो जाएगा, वो एसेट जो है वो कंज्यूम हो चुका होगा। तो इस तरह को कहते हैं हैजिंग। अब जबकि बैंक जो हम लोन लेते हैं वो हम हैजिंग के लिए लेते हैं, अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो वो भी इसमें कॉस्ट ऑफ डेट में शामिल नहीं होगा। सिंपल अब कह ले, कॉस्ट ऑफ डेट में वो डेट शामिल होगा जो कि आपसे इंटरेस्ट की पेमेंट रिक्वायर करेगा। फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो आपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पे करना होता है डेट प्रोवाइडर को, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट में लाती है। अब इसमें एक आंसर आ जाता है टैक्स का, कि टैक्स का इसमें से क्यों माइनस किया जाता है। चले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ डेट के आई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। कॉस्ट ऑफ आई आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब टैक्स का इसके साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, ये टैक्स इसमें से क्यों माइनस किया जाता है, उसको पढ़ने के, उसको समझने के लिए समझें। वेयर के डी रिमेन्स एज प्रीवियसली स्टेटेड, के डी क्या है? वो कॉस्ट ऑफ डेट है जो आपने डेट प्रोवाइडर को पे करनी है। एंड टी इज नाउ डिफाइन एज कंपनीज मार्जिनल टैक्स रेट, कंपनी ने जिस पे टैक्स रेट पे करना है वो है। बिकॉज इंटरेस्ट चार्जेस आर टैक्स डिडक्टेबल टू द इशूअर, the after tax cost of debt is substantially less than the before tax cost.
यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, चूंकि हमें पता है कि जब हम डेट पेमेंट करते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है उसमें इसको एज अ एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, और एक्सपेंस कंसीडर करने की वजह से हमें टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है, हमारा टैक्स कम बनता है। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कॉस्ट ऑफ डेट में, जब हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर आपका ये दो कंपनीज हैं, दोनों का प्रॉफिट साल का जो है ना वो 1 लाख रुपया हुआ है, एक कंपनी का के अंदर फाइनेंसिंग 50-50% और एक कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग 100% जो है वो इक्विटी की है। तो अब जो 50% जो उन्होंने फाइनेंसिंग डेट की है उस पर उन्हें ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो जो हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे लाख में से तो बाकी 50,000 बचेगा, उस 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जबकि पहली जो फर्म है उसने कोई भी डेट नहीं लिया हुआ तो उसके पूरा 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा। तो इससे ये पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ डेट एक्चुअल में आपने वो लेनी है जो आफ्टर टैक्स होगी, क्योंकि जो आपको टैक्स की वजह से बेनिफिट मिल रहा है वो आपने उसमें से माइनस कर देना है, वो असल में कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक लोन नोट्स बैंक से लिए और आपने 5% एनुअल उसको पे करना है। अब 5% एनुअल पे करना है आपने, 5% 1 लाख का बना, मिसाल के तौर पे आपका 5,000 आप अपना एक्सपेंस शो करेंगे कि जी मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स में से छूट मिल जाएगी। उसको आप एक्सपेंस जब शो करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है। तो 5% असल में आपका जो है कॉस्ट ऑफ डेट ना हुई, बल्कि वो हुई जो टैक्स के बाद बनती है, और वो ऑब्वियसली 5% से कम ही होगी। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जी हमारा इफ़ द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के डी इज इक्वल टू 11%, हम कहते हैं जी 11% हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है मिसाल के तौर पे, और मार्जिनल टैक्स जो है कंपनी का वो 40% है, ठीक हो गया। अब बताएं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी जो असल में कंसीडर करेगा कंपनी वाला। 11% मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.4 मतलब 40%, इसको माइनस किया 60% आ गया, 60 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6.6% आंसर आ गया 1100 से डिवाइड करने के बाद। तो देखें असल में हमें ये लग रहा था कि 11% है कॉस्ट ऑफ डेट, जबकि टैक्स माइनस करने के बाद उसकी कॉस्ट ऑफ डेट 6.6 रह गई है, जो कि उसे छूट मिल गई है टैक्स की वजह से। अगर किसी कंपनी का टैक्स रेट 0 होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट वही होगी जो आपकी कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स है। अभी आगे उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। तो आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे फाइंड किया जाता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको टैक्स का एलिमेंट कैसे लगाया जाता है। अब आ जाते हैं जी सेकंड जो इसमें एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, ये कैसे फाइंड की जाएगी? अगर किसी कंपनी ने प्रेफर्ड स्टॉक इशू करना चाह रही है, वो कहती है जी हम प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू करेंगे, हमारे पास जो हमें पैसा चाहिए वो इतना ज़्यादा है कि डेट फाइनेंसिंग करने के बाद भी हमारा जो पैसा है वो पूरा नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या करेगी कंपनी? प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेगी। और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं? ठीक है, प्रेफर स्टॉक के ऊपर भी मैंने अपनी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कंपनीज के स्टॉक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी किस्म का स्टॉक होता है, कैपिटल कितनी किस्म का होता है, उसमें उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है ना वो भी एक डेट की तरह ही होता है ये स्टॉक है, इक्विटी होता है, शेयर होल्डर होते हैं ये, लेकिन इसकी जो नौयत होती है वो डेट की तरह होती है, क्योंकि इस पर हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिविडेंड की फॉर्म में, और फिर प्रेफरेंस देनी होती है दूसरे शेयर होल्डर के ऊपर, इन शेयर होल्डर्स को, कि अगर हमने लेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5% हर शेयर का, तो सबसे पहले जो इनके पास प्रेफरेंस स्टॉक होगा उनको जो है ना वो सबसे पहले डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा, डिविडेंड पे किया जाएगा। देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो नॉर्मल जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यही बात यहाँ पर सारी इन्होंने बताई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे फाइंड की जाती है? वो सिंपल तरीका है, डिविडेंड जो आपने पे करना है प्रेफरेंस स्टॉक पे वो उसको डिवाइड कर देना है आपने, उसकी जो मार्केट प्राइस, जो करंट उसकी प्राइस होगी उस शेयर्स की मार्केट में, उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक का। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़ लेते हैं इसको। वेयर
डीपी, ये जो डीपी यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये क्या है, इज स्टेटेड एनुअल डिविडेंड, जो हम डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस स्टॉक। हम बताते हैं शेयर होल्डर्स को कि इतना डिविडेंड आपको हर साल दिया जाएगा। और पी नोट क्या होगी, इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर स्टॉक। अब ये करंट मार्केट प्राइस याद रख लें, ये पी नोट स्टैंड ये नहीं है कि जो आपकी इनिशियल प्राइस होगी, पी नोट करंट प्राइस होगी आपकी, जो आपने जब शेयर डिविडेंड पे करना है उस वक्त जो उसकी प्राइस होगी वो आप लेंगे। इफ द कंपनी वर एबल टू सेल अ 10% प्रेफर स्टॉक, कंपनी ने अगर 10% प्रेफर स्टॉक इशू किए हैं और उसकी $50 पार वैल्यू है, ठीक हो गया। पार वैल्यू के ऊपर भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, और इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार वैल्यू एट द करंट मार्केट प्राइस $49। अब उस शेयर की जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 49 पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जबकि जिन्होंने इशू किया है वो 50 पे इशू किया, उसकी पार वैल्यू ही 50 है। द कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक वुड बी, जो कॉस्ट होगी वो 5/49 होगी, ना कि 5/50। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला याद रख लीजिएगा कि प्रेफर स्टॉक डिवाइड किससे होते हैं, मार्केट प्राइस से उनको डिवाइड किया जाता है जो डिविडेंड डिसाइड किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से टैक्स क्यों नहीं माइनस किया, जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ डेट में से टैक्स माइनस किया, तो याद रखें कॉस्ट जो डिविडेंड पे किया जाता है किसी भी शेयर होल्डर को, वो सारा टैक्स माइनस होने के बाद जो बचता है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जबकि कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस किया जाता है, इसीलिए इसको हम टैक्स का फैक्टर एलिमेंट नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी टैक्स्ड है, ये ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड फिगर है। तो ये हमने दो कॉन्सेप्ट देख लिए जी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। लास्ट वन हमारा रह गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये थोड़ा लेंथी है, ये थोड़ा इसको टाइम चाहिए, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको इंशाल्लाह मैं जितना हो सका रिप्लाई करूंगा। तो याद रहे हमारी ये सीरीज़ चल रही है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स की, जिसकी बुक हमने जो ली हुई है वो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस बुक को डाउनलोड करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। जबकि ये बुक जो है ये MBA लेवल पे, MCOM लेवल पे, CSS लेवल पे, PMS में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, उसके अंदर इस बुक के टॉपिक जो है ना वो कंसर्न किए जाते हैं। और मतलब ये बुक एक पूरी फाइनेंस के लिए कंप्लीट जो है ना मटेरियल प्रोवाइड करती है किसी भी फाइनेंस के स्टूडेंट को। अगर आप कोई पेपर वगैरह देना चाह रहे हैं, PPSC का, FPSC का, या कोई कंपैरेटिव एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, आप उसके लिए MCQs की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये सीरीज़ बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने जो अपना एम रखा है सिर्फ कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा हूं कि आपको पूरे टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, ताकि कहीं पर भी आपसे उसके मुतालिक पूछा जाए तो आप उसको खुद से आंसर करने के काबिल हो सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो मिल सके, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच सके और आप अपना जो है टाइम वेस्ट किए बगैर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।